आप सभी का फिर से एक बार स्वागत इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने स्टैटिक पार्ट की शुरुआत की थी कई सारे टॉपिक्स की, और हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था फॉरेस्ट एक्ट 1988 के बारे में, ठीक है, जो कि स्टैटिक पार्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज का। तो इस लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जब हम लोग बात करने लेते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए या फिर जिसका मेक श्योर करें, ठीक है। तो अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था इंडिया जो है वो लगभग 92,037 स्पीशीज को अपने अंदर रखता है, ठीक है। उसमें से कि 61,375 स्पीशीज जो है वो होती हैं आपकी इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर आपको याद हो तो। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहां से एक रिवीजन ले सकते हैं। तो इंडिया जो है वो होल्ड करता है 92,037 स्पीशीज को, जिसमें से कि 61,375 सिर्फ इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने यहां पे देख ली, ठीक है। तो इसीलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे पास वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ है, ये जो प्रोटेक्शन है उसकी, वो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस चीज को ध्यान से नहीं देखेंगे तो, और अगर मैं कहूं कि आप मुझे शुरुआत से अच्छे सुनते हुए आ रहे हैं, तो मैंने आपको एक चीज बहुत से मेंशन की थी कि इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, या फिर कहें कि सबसे जरूरी या प्रायोरिटाइज्ड चीज है हमारे लिए, या फिर कहें प्रायोरिटाइज्ड एस्पेक्ट है किस चीज का, एनवायरमेंट कंजर्वेशन का, कंजर्वेशन का, ठीक है। तो अगर हमें एनवायरमेंट को कंजर्व करना है तो हमें रिस्टोर करना पड़ेगा इकोलॉजिकल बैलेंस को, क्योंकि इसके बिना हम एनवायरमेंट को कंजर्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आइए टॉपिक वापस। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वो क्रूशियल है लेजिस्लेशन के मैटर में, क्योंकि ये एनफोर्सेबल है बाय लॉ, ठीक है। तो ये इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एम्ड करता है प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द कंट्रीज वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेट्स को, ठीक है। तो हम लोग कई सारे एस्पेक्ट सीखने जा रहे हैं इस चीज के, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, ठीक है। तो पहली चीज जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी होगी वो है वाइल्ड लाइफ से हम क्या समझते हैं, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ का क्या मीनिंग है, ये पहली चीज है जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। तो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो जो वाइल्ड लाइफ है वो बेसिकली होती है लाइफ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड मोस्ट appropriate एक्सप्लेनेशन जो हो सकता है इसका, वो होता है फॉरेस्ट ओन इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, फॉरेस्ट का अपना इकोलॉजिकल सिस्टम। तो ये है वाइल्ड एनिमल्स की लाइफ जो कि जंगल में रहते हैं, और उसके साथ साथ फॉरेस्ट का जो अपना खुद का इकोलॉजिकल सिस्टम है वो, और ये बिलोंग करता है फॉरेस्ट के अपने इकोलॉजिकल बैलेंस को। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहां पे फिर से एक बार बता रहा हूं, ठीक है। ये कनेक्ट करता है प्राइमरी को सेकेंडरी से, और सेकेंडरी को कनेक्ट करता है टर्शरी से, ठीक है, टर्शरी से, ऑलराइट। तो इस तरीके से जो आपकी एक साइकिल है इकोलॉजिकल बैलेंस की वो कंटिन्यू होती है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ
ठीक है, तो ये जो एक्ट है ये क्लासिफाई करते हैं वाइल्ड लाइफ को कई सारे शेड्यूल्स में, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, ठीक है, जो कि पार्ट 2 है सेकंड शेड्यूल का। वो हाईएस्ट लेवल प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन को, और ये बिल्कुल गैर कानूनी है कि अगर आप हंट करेंगे, प्रोसेस करेंगे या फिर ट्रेड करेंगे उन स्पीशीज का विदाउट परमिट, ठीक है, तो ये इलीगल है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर मैं आपको एक लॉ देता हूं, ठीक है, एक एंटायर लॉ आपको प्रोवाइड करता हूं, और ये है बंडल ऑफ पेपर्स, ठीक है, तो ये है पेपर्स का एक बंडल, और कहें इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो आप एक्सेस नहीं कर सकते एंटायर इंफॉर्मेशन को एक साथ, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक साथ 100 पेजेस प्रोवाइड करूं जिसमें कि कई सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की हुई है, और मैं आपसे पूछूं XYZ के बारे में, आप मुझे बताइए इस 100 पेजेस में से, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होता है यहां पे, क्या ये इजी होगा और हार्ड होगा? तो मैं कहूं कि ये हार्ड है। क्यों? क्योंकि आपको ये 100 पन्ने एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप मुझे बता पाएंगे कि XYZ की इंफॉर्मेशन क्या है। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं आपको इस सब को अरेंज कर दूं 100 पेज की इंफॉर्मेशन को सिर्फ 10 पेजेस में, या फिर कहूं शेड्यूल्स में, 10 शेड्यूल्स में, एक पेज जो है एक शेड्यूल को दर्शाता है यहाँ पे, ठीक है, जहां पे कि सारी इंफॉर्मेशन शेयर है, ठीक है। तो मैं आपको अब पूछूं कि XYZ से क्या है, तो आप मुझे आसानी से बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन 10 शेड्यूल्स में ही अवेलेबल है और आप इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो शेड्यूल जो है बेसिकली वो होते हैं टेबल्स, और आप कह सकते हैं कि नटशेल या फिर छोटे छोटे नोट्स इंफॉर्मेशन के, ठीक है, और लॉस के, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका प्रोवाइडेड होता है ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन गो थ्रू ना करनी पड़े, आप सिर्फ कुछ पर्टिकुलर शेड्यूल से ही इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। आपको बस रिव्यू करना है और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो अब पॉइंट पे आते हैं वापस से, शेड्यूल पे, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल पे, और इसी के साथ साथ पार्ट सेकंड शेड्यूल सेकंड में, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, डिस्कस करूं इसके बारे में, तो शेड्यूल 1 और पार्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल सेकंड के बारे में, ठीक है। तो क्या हुआ, लिखा हुआ है इसके बारे में कि लिखा हुआ है कि जो एनिमल्स हैं जो कि इन शेड्यूल्स में मेंशन है, शेड्यूल 1 में और पार्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल सेकंड में, उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिली हुई है। ये बिल्कुल इलीगल है कि आप उनका शिकार करें, उनको पाल के रखें या उनका ट्रेड करें विदाउट परमिट, ये इलीगल है, ठीक है। यानी आप उन्हें हंट नहीं कर सकते, आप उन्हें प्रोसेस नहीं कर सकते या डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, आप उनको ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक कि आपके पास स्पेशल परमिशन ना हो या परमिट ना हो, ठीक है। आपको परमिशन लेनी होगी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, और एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से मेरा क्या मतलब है, बेसिकली एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है वो अथॉरिटीज है जिनके पास वो राइट है जो आपको परमिट दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे XYZ है और यहाँ पे ABC अथॉरिटी है, ठीक है, तो एज पर द एक्ट XYZ ही सिर्फ आपको परमिट दे सकती है, ठीक है, मान लेते हैं इस चीज को। तो अगर आप एक इंसान हैं जो ABC के पास जाते हैं और आपको परमिट चाहिए और आपको परमिशन मिल भी गई, तो भी क्या आपको लगता है कि आपने एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से परमिशन ली है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो एक्ट था वो परमिशन देता था XYZ को, ठीक है। XYZ आपको वो परमिशन दे सकता है, लेकिन आप XYZ के सिवा ABC से वो परमिशन गैदर कर रहे हो या फिर ऑब्टेन कर रहे हो, तो इसीलिए आपकी जो परमिशन है वो ऑथोराइज्ड नहीं होगी, ठीक है। इसी वजह से अगर आपको
हंट करना है, प्रोसेस करना है, ट्रेड करना है उन एनिमल्स को जो कि शेड्यूल 1 में या पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, तो आपको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से ही स्पेशल परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आपके साथ कुछ भी हो सकता है इलीगली, ठीक है, क्योंकि आप इलीगल कार्य कर रहे थे। इसके बाद हम शेड्यूल 3 और शेड्यूल 5 की बात करें तो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो वेराई करती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि शेड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 ये सबसे ज्यादा या कहें मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल है कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। ये टॉप मोस्ट और कहें आप मोस्ट कंजर्वेशन राइट्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन शेड्यूल 3 से और शेड्यूल 5 तक ठीक है, शेड्यूल 3 से शेड्यूल 5 जो प्रोटेक्शन डिग्री है वो वेराई करती है, हाई भी हो सकती है, मे बी हाई, मॉडरेट भी हो सकती है और लो भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ऑलराइट। तो ये क्लासिफाइड होते हैं शेड्यूल 1 में, 2 में, 3 में, 4 में एंड 5th में, ठीक है। और जो सबसे फर्स्ट है, फर्स्ट और सेकंड सबसे टॉप शेड्यूल है, उसके बाद जितने भी हैं वो वेराइंग डिग्री में है, यानी उनकी डिग्री वेराई करती है एक दूसरे से, ठीक है। तो वेरिंग प्रोटेक्शन है, ऑलराइट। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग, ठीक है। ये जो एक्ट है ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स करता है हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ को, स्पीशीज को, जो कि शेड्यूल 1 में और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 में मेंशन है, जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी। उसके साथ साथ प्रोहिबिट्स करता है हंटिंग्स को सेंचुरीज में, नेशनल पार्क्स में और बाकी प्रोटेक्टेड एरियाज में, ठीक है। और अब मुझे एक और क्वेश्चन मिला है जो मैं आपसे पूछूंगा कि नेशनल पार्क में या फिर नेशनल पार्क वर्सेस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, तो मुझे लगता है कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको 30 सेकेंड्स दूंगा इसके लिए प्रॉपर, क्योंकि डिफरेंस जो है थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो मैं आपको 30 सेकेंड्स दूंगा और आपको 30 सेकेंड से मुझे आंसर देना है, ठीक है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 टाइम्स अप। तो अगर हम अब बात करें इसकी, ठीक है, तो मैं आपको आंसर बताऊंगा, आपको बस आंसर मैच करना है जो आपने खुद से लिखा है, ठीक है, ऑलराइट। तो बेसिकली जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क बेसिकली होता है आपका, वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्टैब्लिश करती है। ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं वो यहां पे टोटली प्रोहिबिटेड होती हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है वो सभी या फिर कहें कई सारी वाइल्ड एनिमल्स के लिए होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ वो यहां पे या कहें कि वो काफी जनरली हम बात करें कि जनरली काफी बड़े साइज के होते हैं इन कंपैरिजन विद द सेंचुरीज, ऑलराइट। तो ये था नेशनल पार्क के बारे में। पहली चीज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है। सेकंड, ह्यूमन एक्टिविटीज टोटली प्रोहिबिटेड होंगी, बिल्कुल बंद होंगी। थर्ड, कि यहाँ पे सभी प्रकार की स्पीशीज के लिए
प्रोटेक्शन दी जाती है थर्ड कि ये आमतौर पे बड़े होते हैं सेंचुरी से। तो अब हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के। तो पहली चीज ये एस्टेब्लिश की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सेकंड चीज ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो यहां पे अलाउड होती हैं। लेकिन कुछ एक्सटेंट तक। तीसरा पॉइंट ओनली फॉर पर्टिकुलर स्पीशीज इसको बनाया जाता है। और लास्ट पॉइंट ये होता है कि ये स्मॉलर होगा या फिर छोटा होगा नेशनल पार्क के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में था। पहला, स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है। सेकंड, ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं कुछ एक्सटेंट तक। ठीक है, थर्ड, ये पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए बनाया जाता है। फोर्थ, कि ये आमतौर पे छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका नेशनल पार्क वर्सेस सेंचुरीज। ठीक है, अदर प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कि आप कह सकते हो कि कंजर्वेशन रिजर्व्स हो गए आपके, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया भी था। कम्युनिटी रिजर्व हो गया आपका, इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं मैं। और सैक्रेड लैंड या फिर सैक्रेड ग्रोव्स भी आप कहते हैं उन्हें। ठीक है, इस सब के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। ठीक है, एक्सेप्शंस दी जा सकती हैं स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए या फिर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं शेड्यूल फर्स्ट में और कहें कि पार्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल सेकंड में जो एनिमल्स है जो कि यहाँ पे मेंशन है इन शेड्यूल्स में, आप उनको हंट नहीं कर सकते। जहां तक बात हो नेशनल पार्क की या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की या फिर किसी भी दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज की, जैसे कि कंजर्वेशनल रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व या सैक्रेड लैंड्स में, आप उनको हार्म नहीं कर सकते वहां पे। ठीक है, जैसे मैंने बताया सैक्रेड लैंड को हम सैक्रेड ग्रोव्स नाम से भी पुकारते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं आपके लिए। ठीक है, तो आप उनको हार्म नहीं कर सकते, हंट नहीं कर सकते जब तक कि आपको स्पेशल परमिट ना मिले एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस दी जा सकती हैं अगर यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस है, साइंटिफिक रिसर्च है, या फिर कहें कि लोगों की सेफ्टी के लिए या फिर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स के लिए, प्रॉपर्टी के लिए चीजें अलाउड की जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ हैबिटेट्स की। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं एक और क्वेश्चन कि हैबिटेट में और नीश में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस क्या है हैबिटेट और नीश में? तो मैं अब आपसे ये क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, 30 सेकेंड दूंगा। ठीक है, आपको सोचना है और उसके बाद आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। ठीक है, तो बेसिकली अब मेरे बारी है आपको बताने के लिए कि आंसर है। तो जो हैबिटेट है वो होता है बेसिकली आपका सराउंडिंग्स या कहें एनवायरमेंटल कंडीशंस जिसमें कि
स्पीशीज और एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, जहां पे कि जो नीश है उसका होता है एक पर्टिकुलर रोल, या कहें पर्टिकुलर रोल किसी भी एनिमल का या स्पीशीज का। ठीक है, एनिमल और स्पीशीज अपने इन्वायरमेंट या कहें हैबिटेट में। ठीक है, तो आप कह सकते हो बेसिकली हैबिटेट जो है बेसिकली वो होती है सराउंडिंग्स या एनवायरमेंटल कंडीशंस जहां पे कि पर्टिकुलर स्पीशीज या एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, नीश जो है बेसिकली वो स्मॉल यूनिट है और ये एक पर्टिकुलर रोल है एनिमल स्पीशीज का अपने एनवायरमेंट में। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो उनका जो हैबिटेट है वो है टेरेस्ट्रियल। ठीक है, जमीन। हम लोग एक्वामैन सुपरमैन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके कहें कि हवा में पानी में रह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आम इंसानों की, ठीक है, मेरे और आपके। तो अगर आप एक्वामैन सुपरमैन से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको कुछ नहीं कह सकता मैं, ठीक। तो हम बात करें नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की, तो हम रहते हैं जमीन पे, टेरेस्ट्रियल पे। अगर हम बात करें नीश की, तो जो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रॉयमेंट है, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रॉयमेंट वो है हमारा पर्टिकुलर रोल। ठीक है, हम जो करते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो हम इसे बहुत डेडिकेटली करते हैं। लेकिन अब इस हंसी मजाक को छोड़ के अगर हम बात करें तो ये हमारा मेन डिफरेंस था हैबिटेट और निश में। ठीक है, तो ये जो एक्ट है ये इंक्लूड करता है प्रोविजंस को और डिक्लेयर करता है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को, नेशनल पार्क्स को एज एन इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि माइनिंग और लॉजिंग यहां पे रेस्ट्रिक्टेड होती हैं इन प्रोटेक्टेड एरियाज में। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेशनल पार्क की तो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, लेकिन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड हो सकती हैं कुछ एक्सटेंट तक, लेकिन आप वहां पे माइनिंग और लॉजिंग जैसी एक्टिविटीज नहीं कर सकते, या फिर आप रेसिडेंशियल एरियाज को बिल्डअप वहां नहीं कर सकते, और डिफॉरेस्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये टाइप की एक्टिविटीज वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में भी अलाउड नहीं होते। और आप ये भी कह सकते हो कि ओनली या सिर्फ आप वहां रह सकते हो जब तक कि आप नुकसान नहीं पहुंचाते, हार्म नहीं करते एनवायरमेंट को। ठीक है, और ये आपका सिर्फ सुपर ह्यूमंस के द्वारा किया सकता है, क्योंकि आम इंसान तो लगभग एनवायरमेंट को हर्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये हमारे आजकल डीएनए में ही हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ ट्रेड की। ठीक है, तो ये एक्ट रेगुलेट करता है ट्रेड वाइल्ड लाइफ में और उसके प्रोडक्ट्स में। ठीक है, प्रोहिबिट्स करता है ट्रेड को एंडेंजर्ड स्पीशीज को या फिर उन स्पीशीज को जिनको थ्रेटेंड है। ठीक है, और परमिट्स की जरूरत होती है ऐसी स्पीशीज की सेल के लिए, परचेज के लिए और पोजीशन के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स ये जनरली होते हैं आपके, या कहीं इन्हें जनरली किल्ड किया जाता है, मारा जाता है उनके टीथ के लिए, दांतों के लिए, जैसे कि आपके एलिफेंट्स की हम बात करें। ठीक है, स्किन के लिए मारा जाता है, जैसे कि बियर हो गया आपका। ठीक है, और भी कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल्स से। ठीक है, तो इन प्रोडक्ट्स के लिए आपको या तो इन्हें पकड़ना पड़ेगा और इन्हें मारना पड़ेगा। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इन चीजों पे कंट्रोल लगाता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ आप आसानी से इन जानवरों को नहीं मार सकते, इनकी स्किन्स का, दांतों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते इन्हें मार के। ठीक है, जब तक कि आपको स्पेशल परमिशन ना मिले एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से। ठीक है, और मैं आपसे फिर से कहूंगा, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है आपका, ठीक है, हर स्टेट के पास अपना खुद का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, और आपको परमिशन उन्हीं से लेनी पड़ेगी अगर आपको ऐसा कोई भी ट्रेड करना है। ठीक है, इन एनिमल्स के लिए, जैसे कि एग्जांपल है हम कि अगर यहाँ पे एनिमल है XYZ
और अगर आपको उसे हंट करना है, आपको उसको पालना है या फिर आपको खरीदना है, ठीक है, आपको जो भी करना है, तो आपको इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी ABC से, जो कि है आपका चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ठीक है, उस स्टेट का। तो आपको उस स्टेट के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, ABC के स्टेट से। अगर ये परमिशन आपको मिलती है और तभी आप उस चीज को कर सकते हो, ठीक है। अगर इनसे परमिशन आपको नहीं मिलती है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से, तो आप ऐसी कोई भी सेल, परचेज और पोजीशन उन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का या उनके प्रोडक्ट्स का नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि अगर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है तो आपको एक बार बता देता हूं कि अगर यहाँ पे XYZ नाम का कोई एनिमल है जो कि ABC स्टेट के जंगलों में मिलता है और आपको उसको हंट करना है, उसको सेल करना है, परचेज करना है, पोजीशन करना है, तो आपको ABC स्टेट के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से परमिशन लेनी होगी, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते तो आपको उसका हर्जाना भरना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो हर्जाना होता है ये काफी हार्श पेनल्टीज होती हैं, या फिर आप कहें आपको जेल तक हो सकती है, ठीक है, इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है आपको। तो ये था आपका कंट्रोल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है एस्टैब्लिशमेंट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, NTCA की, और डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव की, ठीक है, जो कि एम करता है कंजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द बंगाल टाइगर्स और उसके हैबिटेट्स को, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है बेसिकली वो आपका लॉन्च हुआ था 1973 के ईयर में, ठीक है, जिसका एम था कंजर्व करना और प्रोटेक्ट करना बंगाल टाइगर को और उसके हैबिटेट्स को। तो अगर हम बात करें आज की, तो लगभग आज 53 टाइगर रिजर्व्स इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। टोटल 53 टाइगर रिजर्व्स इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, और जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं ये सब मेंटेन और ऑपरेट किए जाते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, जिसको हम लोग कई बार NTCA नाम से भी पुकारते हैं शॉर्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारे पास वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड्स, जो हर स्टेट का अपना होता है। एक्ट एस्टैब्लिश करता है वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड्स को और सेंट्रल वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड को, जो एडवाइस करता है गवर्नमेंट को कई सारे मैटर्स पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के, ठीक है। स्टेट में इसको होल्ड करता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ठीक है, ऑलराइट। और सेंट्रल लेवल पे इसको होल्ड करता है सेंट्रल चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ठीक है। तो ये एक्ट जो है प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड्स के लिए, जो एडवाइस करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के टॉपिक्स पे और कंजर्वेशन पे। स्टेट में स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड होगा जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होल्ड करते हैं, और सेंट्रल पे सेंट्रल वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड, जिसे सेंट्रल चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कंट्रोल करते हैं। फिर हम बात करते हैं पेनल्टीज एंड पनिशमेंट्स की, ठीक है। तो ये एक्ट जो है ये प्रिस्क्राइब करता है काफी हार्श पेनल्टीज को या स्ट्रिंजेंट पर्सनैलिटीज को ऑफेंसेस के लिए, अगर आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के रूल्स को वायलेट करते हो, जो कि हो सकता है हर्जाना, यहाँ तक कि जेल भी, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी बड़ी गलती की है उसके बेसिस पे। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने बात की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में 1972 के, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप इन सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि आप अगले लेक्चर के लिए रेडी हो पाए, ठीक है, अगले लेक्चर में। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को आप समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।